अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज के इस लेक्चर में हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स पाक सीरीज 302 का टॉपिक नंबर 10 to 12 से कवर करने वाले हैं। सो अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो लेट्स बिगिन। टॉपिक नंबर 10 का बेसिकली टाइटल है रोल ऑफ लीडरशिप्स। अब यहाँ पे बेसिकली हमें डिस्कस करना है जो हमारे मेजर लीडरशिप्स हैं उनके बारे में आगे जाके डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इसका रोल और उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स और स्टाइल्स वगैरह उनको यहाँ पे गो थ्रू करने वाले हैं। सो अगर इसकी बेसिकली बात करें लीडरशिप की, तो लीडरशिप एक मल्टी फैक्टेड कॉन्सेप्ट है जिसमें आपकी गाइडिंग, इंस्पायरिंग करना, इन्फ्लुएंस करना, इस किस्म की चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। और ये सब कुछ इसलिए होता है ताकि वो एक कॉमन गोल जो है अचीव कर सके। इन सब चीज़ों के लिए लीडरशिप इम्पॉर्टेंट होती है। सेकेंडली ये कि इफेक्टिव लीडरशिप जो है वो कम्युनिकेशन के थ्रू रूटेड होती है, मतलब उसमें एक विजन होता है, एक रिसोर्सेज होते हैं, लोग होते हैं जो कि एबिलिटी रखते हैं किसी भी चीज़ को मोबिलाइज करने की। कम्युनिकेशन जिसकी है वो रूटेड होती है। ये सब चीज़ इफेक्टिव कम्युनिकेशन या इफेक्टिव लीडरशिप के लिए बहुत लाजमी है। उसके बाद ये जो डिस्कशन है इसमें हम लोगों ने देखनी है इसकी डेफिनेशंस, क्वालिटीज, टाइप्स, स्टाइल्स और एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग लेंगे ओवरऑल के क्रिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एलिमेंट्स क्या हैं इसमें। डेफिनेशन की बात करें लीडरशिप की, तो लीडरशिप जो है वो एक इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस है जो कि किसी भी गोल को अटेन करने के लिए इन्फ्लुएंस की जाती है डायरेक्टली, ठीक है। सेकेंडली ये कि ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू अचीव की जाती है। लीडरशिप जाहिर सी बात है कि एक जो बंदा है जो आपको लीड कर रहा है, अगर उसका बात करने का स्टाइल, उसको आपको मोटिवेट करने का स्टाइल इफेक्टिव नहीं है तो उसकी लीडरशिप का फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंडली ये कि एक ऐसा एक्टर जो कि आपकी शेयर डायरेक्शंस में आपको प्रमोट करता है। उसके अलावा एक लीडर जो है वो मोटिवेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है, इंस्पायर करता है, कॉन्फिडेंस देता है अपने फॉलोअर्स को। और उसके अलावा जो इसकी बेसिकली जो लीडरशिप है वो आपका जो है एक विजन और एक रियलाइजेशन को भी बिल्डअप करती है। सेकेंडली ये कि जो लीडरशिप है वो एक वैसी एबिलिटी आपको प्रोवाइड करती है लीडरशिप के थ्रू जिसमें आप में कॉन्फिडेंस आता है। उसके अलावा आप लोगों को सपोर्ट करना शुरू करते हो, उनको कॉन्फिडेंस देते हो। और ये एक विजन है फ्यूचर की कमिटमेंट के लिए जिसमें आप अपना विजन जो है वो जो आपका गोल है उसे अचीव करते हो। और एक जो लीडर है वो सिर्फ कमांड नहीं देता बल्कि वो लोगों के साथ कम्युनिकेट करता है इफेक्टिवली, उनके इश्यूज भी सुनता है, फिर उनको उसके रिगार्डिंग मोटिवेट करता है और एक डायनामिक क्रिएट करता है ताकि जो लोग अपना ऑब्जेक्टिव वो अचीव कर सकें। नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई है हु इज लीडर। सो दिस इज समथिंग कि यहाँ पे डिस्कस किया गया कि लीडर बेसिकली होता कौन है, उसे मतलब उसकी क्वालिटीज़ क्या है, लीडर होता है क्या। सो लीडर जो है वो एक माइनॉरिटी में से आता है जो कि सिग्निफिकेंटली पॉलिटिकल पावर के तौर पे भी रोल प्ले कर सकता है, सोशल पावर के तौर पे भी वो रोल प्ले कर सकता है। और ये एक ऑर्गेनाइज, मोबिलाइज और एलोकेट रिसोर्सेज यूज़ करता है जो कि एक्सेप्टेड होते हैं बाय दोज पीपल जो कि उस एक्शन में रेलिवेंट होते हैं। अब यहाँ पे जो लीडर रोल है उसको बेसिकली आप गाइड कर सकते हो, जस्ट लाइक जो लीडर्स रोल है वो ये है कि वो गाइड करता है दूसरे लोगों को कलेक्टिवली उनके गोल्स की तरफ। उसके अलावा उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेजर होती है कि मेजर डिसीजंस लेते हैं, डायरेक्शंस लेते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी को शेप करने में, उसको बनाने में। और जो लीडर है उसने जो एक विजन क्रिएट करना होता है और उसने इंस्पायर करना होता है दूसरे लोगों को, अपने फॉलोअर्स को, ताकि जो उसके फॉलोअर्स हैं वो कमिटेड रहें सेम गोल के साथ। और लीडरशिप सिर्फ इन्फ्लुएंसिंग करने के बारे में नहीं बल्कि एक ऐसा एक्टर जो कि एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए भी लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई है लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में। सो दिस इज समथिंग, अब यहाँ पे बेसिकली इसकी आती है 3 टाइप्स ऑफ लीडरशिप की क्वालिटीज़ आती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटिकल लीडरशिप में मॉरल और लीगल के बारे में। बट बिफोर डिस्कसिंग दिस हम थोड़ी सी इसकी मेजर जो कॉमन क्वालिटीज़ हैं वो देख लेते हैं जो लीडरशिप में या लीडर के अंदर होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल है विजन। सो विजन बेसिकली ये कि उसमें एबिलिटी हो कि वो क्रिएट करे और कम्युनिकेट करे कंपेलिंग फ्यूचर स्टेट के साथ। कम्युनिकेशन उसकी इफेक्टिव होनी चाहिए। मोटिवेशन मतलब उसको मोटिवेट करना आना चाहिए, लोगों को इंस्पायर करना आना चाहिए टू वर्ड देयर गोल्स। इन्फ्लुएंस होनी चाहिए, लीडर की एक कमिटमेंट होनी चाहिए। उसके बाद जो लीडरशिप की कुछ और क्वालिटीज़ है जो कि ओवर द टाइम डेवलप होती हैं एक इफेक्टिव लीडर के प्रोसेस पे। सो वो बेसिकली कुछ और चीज़ें हैं जिसमें
इंटीग्रिटी आती है मतलब जो आपका लीडर है उसको ऑनेस्ट और एथिकल होना चाहिए, कॉन्फिडेंस उसमें होना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, मतलब उसमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एड्रेसिंग करना उसको आना चाहिए, किस तरीके से उनके लोगों के नीड्स और कंसर्न जो उसके फॉलोअर्स क्या उसको वो फॉलो करता है या उसको वो फुलफिल करता है। रेजिलेंस होना चाहिए मतलब उसके पास इतनी एबिलिटी हो कि वो अपने चैलेंजेस और अपने सेटबैक्स के साथ स्टैंड अप कर सके। अडेप्टेबिलिटी मतलब वो इतना फ्लेक्सिबल हो कि वो ओपन टू चेंजेस, लाइक कि अगर कोई न्यू चेंज कोई लेके आ रहा है तो वो उसको एक्सेप्ट कर ले, ना कि उस पर अपनी धरातल बनाना शुरू कर दे कि मैं ही सब कुछ करूँगा। दूसरों के फैसलों को, दूसरों के जजमेंट्स को भी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब बेसिकली अब यहाँ पे बात की गई टाइप्स ऑफ लीडर की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किया गया पॉलिटिकल लीडर। पॉलिटिकल लीडर में बेसिकली हमारे पास दो किस्म के लीडर्स हैं, मॉरल और लीगल। सो पॉलिटिकल लीडर बेसिकली आपके वो हैं जो आपके जस्ट लाइक जो आपके पॉलिसीज मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं और एक बॉर्डर कम्युनिटी में इफेक्टिवली वो रोल प्ले कर रहे हैं अपना। उसके अलावा वो कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल लैंडस्केप्स में नेविगेट करते हैं और कंपीटिंग इंटरेस्ट का बैलेंस बनाए रखे हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बात की कि मॉरल बेसिस के बारे में, मतलब जो मॉरल आपके लीडर्स हैं उनके बारे में। जो लीडर्स हैं ये कमांड करते हैं अथॉरिटीज़ को विदाउट एनी लीगल एक्शंस, और इसमें बेसिकली अपोज करते हैं वो पावर को, मतलब कि वो मॉरली हर चीज़ को देखते हैं, वो पावर को इतना ज़्यादा वो जजमेंटल या इतना ज़्यादा उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, और ये इंस्पायर करते लोगों को अपनी मॉरल कन्विक्शन और पर्सनल इन्फ्लुएंस के थ्रू। लीगल बेसिस की बात करें तो ऐसे जो लीडर्स हैं वो पोजेस करते हैं लीगल अथॉरिटीज़ को, इसमें मेजोरिटी जो है वो रिकग्नाइज करती है और उनको इलेक्टेड करती है एज एन ऑफिशियल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, जैसे कि आपका प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, दिस टाइप सॉर्ट ऑफ थिंग, जो कि आपके लीगल बेसिस के उनमें आते हैं, लीडर्स में आते हैं। सेकेंडली यहाँ बात की कि ट्रेडिशनल लीडरशिप के बारे में बात की कि सेकेंड टाइप पे दिस इज समथिंग के देयर यू गो। ट्रेडिशनल लीडरशिप बेसिकली अराइज होती है फ्रॉम योर कस्टम्स और हेरिडिटरी पैटर्न्स हैं, और ये जो बेस करती है ये आपके ट्रेडिशंस पर, फैमिली पे, लैंड पे, रिलीजन पे बेस करती है। ट्रेडिशनल लीडर्स जो हैं वो बेसिकली इस्टेब्लिश करते हैं डीप रूटेड कल्चर को और फैमिली अथॉरिटी को, मतलब इसमें जो ट्रेडिशन है वो उनका कल्चर, उनकी सिग्निफिकेंस, उनकी फैमिली रिलेशनशिप्स, रिलीजन्स, लैंड, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मतलब जो कास्ट सिस्टम पे भी बेसिकली आजकल जो आपकी लीडरशिप्स चल रही हैं। सेकेंडली है कि जो ट्रेडिशनल लीडर्स होते हैं वो सोसाइटी में एक स्ट्रॉन्ग कल्चर और रिलीजियस ट्रेडिशन के तौर पे देखे जाते हैं, और उसकी जो अथॉरिटी है वो ड्राइव करती है एक लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टम को, प्रैक्टिसेस को, और उनका जो एक रोल है वो बेसिकली सोसाइटी को स्टेबल करने में, उसकी कोहेजन को स्टेबल करने में एक वाइटल रोल वो प्ले कर रहे हैं। थर्ड पे आते हैं जिस्मेटिक लीडर्स। अब इसमें क्या होता है, ये जो लीडर्स हैं ये मर्ज हुए थे ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनल क्वालिटीज़ एंड रेडिकल अप्रोच की वजह से। और सेकेंडली ये कि इन्होंने चैलेंज किया था इस्टेब्लिश, जो उन्होंने नॉर्म्स और प्रैक्टिसेस इस्टेब्लिश की थी उनको चैलेंज किया, और उसके बाद एक इवेंट फुल और इवेंट मेकिंग इंडिविजुअल के तौर पे ये लोग जो थे वो मर्ज हो रहे थे, और लीडर्स है ये पोजेस कर रहे हैं। बेसिकली लीडर्स की मेन क्वालिटीज़ ये हैं कि यूनिक चार्म रखते हैं, एबिलिटी रखते हैं जिसमें वो इंस्पायर अपनी मतलब लॉयल्टी, डिवोशन के रिगार्डिंग अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको इंस्पायर करते हैं। जिस्मेटिक लीडर्स जो है एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी रखते हैं जो कि अपने फॉलोअर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। दे आर ऑफन सीन एज अ विजनर्स, और उसके अलावा बेसिकली वो इंस्पायर करते हैं सिग्निफिकेंट चेंजेस के थ्रू। और उसके अलावा जो लीडरशिप है वो समटाइम शॉर्ट लिव भी होती है इनकी, और बेसिकली वो रिलाई करते हैं टू हैवीली ऑन देयर पर्सनल चरिश्मास, मतलब कि उनके ऊपर जो है वो अपने पर्सनल ओपिनियन, अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग वो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, ना कि वो जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स हैं उनके रिगार्डिंग वो उनको लाइक डायरेक्शंस देते हैं। नेक्स्ट यहाँ बात की गई लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में। सो दिस इज समथिंग कि फर्स्ट ऑफ ऑल आता है ऑथोरिटेरियन स्टाइल्स को हम ऑटोक्रेटिक स्टाइल भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे कहता है कि जो लीडर्स हैं वो बेसिकली जो डिसीजंस हैं उनके अनइलिटरली रहते हैं और विद लिटिल
मतलब उसका इनपुट जो है वो दूसरे लोगों से बहुत कम होता है। उसका जो स्टाइल है वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। सिचुएशन रिक्वायर होती है इसमें, क्विक सिचुएशन रिक्वायर होती है। फर्दर ये कि इसमें जो डिस्कस किया गया है वो ये कि इसमें डिसीजन मेकिंग जो है वो क्विकली होती है, बट वो जो है आपकी लाइफ क्रिएटिविटी और कोलैबोरेशन के थ्रू ही वो यूज़ आउट हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई है आपके पास पार्टिसिपेटिव की। सो बेसिकली सॉरी पार्टिसिपेंट या पार्टिसिपेटिव जो भी आप कह सकते हैं, इसको डेमोक्रेटिक भी कहते हैं। अब ये जो लीडर्स हैं ये आपके लाइक जो उनके टीम मेंबर्स हैं वो डिफरेंट किस्म के डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हैं। उनका जो स्टाइल है वो फोस्टर करता है एक सेंस ऑफ ऑनरशिप को, कोलैबोरेशन को, जो कि आपकी टीम के मोरल को, इनोवेशन को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है। थर्ड बात की कि डेलीगेटिव के मतलब फ्री रीजन, मतलब ये जो लीडरशिप है, ये जो लीडर्स हैं ये मिनिमल डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हैं और ये अपनी टीम मेंबर्स को अलाउ करते हैं कि वो खुद अपने डिसीजंस ले सकें। और ये जो स्टाइल है ये भी इफेक्टिव है विद हाईली स्किल्ड एंड मोटिवेटेड टीम के साथ, और बट इसमें लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन का इशू आता है। नेक्स्ट है ओलिगैरिकल मतलब कॉर्पोरेट रीजन, मतलब इसमें क्या होता है कि जो लीडरशिप है या जो लीडर्स हैं वो एक्सरसाइज करते हैं एक स्मॉल इलीट ग्रुप के जो रिगार्डिंग जो उनके लीडर्स हैं उनको। और यहाँ पे जो स्टाइल है ये एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग होते हैं, बट इसमें जो एक्सक्लूजन है और लेक ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव भी इसमें फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट बात की गई एनालिसिस ऑफ लीडरशिप स्टाइल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किया गया चरिस्मेटिक के तौर पर। से यहाँ पे कायद आज़म का नाम मेंशन किया गया, मतलब जो कायद आज़म है उनको एक चरिस्मेटिक लीडर के तौर पर जाना जाता है क्योंकि उन्होंने क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान की थी। सेकंड पे आते हैं आपके पार्टिसिपेटिव लीडर, ये है जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो कि आपके जो कि इन्वॉल्व थे डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में अपने फॉलोअर्स के साथ। सिचुएशनल लीडरशिप की बात करें तो सर सैयद अहमद खान थे जिन्होंने अडेप्ट की थी अपनी लीडरशिप अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन, मतलब जो उस टाइम सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी लीडरशिप को जो था वो एक्सेप्ट किया था और उनको स्टार्ट किया था। फोर्थ पे हमारे पास बात की कि ट्रांजैक्शनल के बारे में, जैसे इलामा इकबाल के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया। इलामा इकबाल की जो लीडरशिप थी वो बेसिकली कैसी लीडरशिप जो कि मार की जाती है, एक स्पेसिफिक गोल और रिवॉर्ड पे फोकस करते थे वो। उसके बाद बारी आती है आपके ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के बारे में, दिस लाइक मौलाना मोहम्मद अली जौहर। अब इनका एम ये था कि ये एक सिग्निफिकेंट चेंज लेके आए, इसलिए इनकी जो लीडरशिप है उसको ट्रांसफॉर्मेशनल के तौर पे याद किया जाता है। क्वाइट की बात करें तो अब्दुल सत्तार रिदी की बात की गई जिन्होंने एक हम्बल और एक सर्विस ओरिएंटेड अप्रोच यूज़ की थी। सर्वेंट लीडरशिप में आपके पास आते हैं शाह वलीउल्लाह, एंड दिस इज समथिंग कि उन्होंने प्रायोरिटाइज किया था, दूसरों को सर्व करने को उन्होंने ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया था। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में अयूब खान आते हैं जिन्होंने एक टॉप डाउन अप्रोच को यूज़ किया। और अब यहाँ पे हर एक लीडरशिप की ना अपनी एक वीकनेस होती है, एक स्ट्रेंथ होती है और एक इफेक्टिवनेस होती है हर एक लीडरशिप के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ बात की गई मैसेज आर फॉलोअर्स। तो यहाँ पे बेसिकली डिस्कस ये किया गया कि किस तरीके से जो लीडर्स हैं वो मोबिलाइज करते हैं अपने फॉलोअर्स को और फिर उनको किस तरीके से कैटेगराइज किया गया। पैसिव की बात की गई सबसे पहले। सो मैसेज ऑफ डिफरेंट काइंड्स। पैसिव में फॉलोअर्स वो होते हैं जो एक्टिवली एंगेज नहीं होते बट वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। ब्लाइंड में वो होते हैं जो विदाउट एनी क्वेश्चन सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। एक्टिव में वो होते हैं जो एंगेज भी होते हैं, पार्टिसिपेट फॉलोअर्स हैं। वॉलेंट से जॉब के रिगार्डिंग है वो ये कि जो फॉलोअर्स जो कि रिजोर्ट करते हैं एग्रेशन में और सपोर्ट करते हैं अपने लीडर्स को। उसके बाद है मर्शनरीज में बेसिकली मोटिवेट करते हैं आपके जो फॉलोअर्स हैं अपने पर्सनल गेन के थ्रू ही मोटिवेट होते हैं। ट्रेडिशनल जो है वो अधीर करते हैं अपने कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को। पार्टिसिपेटिव में जो फॉलोअर्स हैं वो एक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। ओवरऑल हमने इस पूरे चैप्टर में डिस्कस ये किया कि किस तरीके से हमने जो लीडर्स हैं वो क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं, उनकी टाइप्स क्या है, किस तरीके से सारा जो प्रोसेस है वो चल रहा है। टॉपिक नंबर 11 को डिस्कस कर लें। तो इसमें भी यही बात की गई है रोल ऑफ लीडरशिप के बारे में। सो दिस इज समथिंग जहाँ पे मेनली डिस्कस किया गया कि मतलब कौन कौन से मेजर हमारे जो थे स्कॉलर्स या जो लीडर्स थे वो इसमें ऐड थे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पे मेन 3 डिस्कस किए गए हैं वो है शाह वलीउल्लाह, शाह अब्दुल अजीज, सैयद अहमद शहीद। फर्स्ट ऑफ ऑल बात की गई शाह वलीउल्लाह के बारे में। सो वो 1703 में पैदा हुए और 1762 तक उनकी
डेट ऑफ डेथ है। अब बेसिकली जो तीनों लीडर्स हैं इन्होंने एक्सप्लोर किया था डिफरेंट किस्म की कॉन्ट्रीब्यूशंस, 3 पिवटल फिगर्स थे ये आपकी वो सोशो पॉलिटिकल रिफॉर्मेशंस के ऑफ मुस्लिम इंडिया। शाह वली उल्लाह, अब्दुल अजीज, सैयद अहमद शहीदों के जो लीडर्स उन्होंने क्रूशियल रोल प्ले किया आपके डिक्लाइनिंग कंडीशन को जो था वो उसको एड्रेस करने में और मुस्लिम कम्युनिटीज़ को दोबारा से रिटेबलाइज करने में, इस्लामिक वैल्यूज़ को दोबारा से लेके आने में, मैसेज ऑफ सोशो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को भी उन्होंने दोबारा से मोबलाइज किया, रेजिस्टेंस किया अगेंस्ट कॉलोनियल पावर्स, इस किस्म की जो चीज़ें थी उन्होंने वो इसमें सब कुछ वो था मूवमेंट्स लेके आए। अब शाह वली उल्लाह बेसिकली एक प्रोमिनेंट फिगर हैं, स्कॉलर हैं, सूफी स्कॉलर हैं जिन्होंने एक डिसइंटीग्रेशन जो थी वो मुगल एम्पायर की देखी और उसके रिजल्टेंट चाउस जो था उसका क्योस भी देखा और उसके अलावा जिसमें इफेक्टिव सोशल, रिलीजन और एथिकल वैल्यूज़ थी मुस्लिम सोसाइटी में उनको भी उन्होंने चेकआउट किया और उसके बाद वो डीपली कंसर्न थे अबाउट डिक्लाइनिंग कंडीशन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। उसके बाद पोस्ट औरंगजेब एरा आया। अनलाइक जो इब्ने खल्दून थे वो भी एक प्राइमरी पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है, बट शाह वली उल्लाह जो थे वो थ्योरिस्ट भी थे बट वो एक पॉलिटिकल रिफॉर्मर भी थे साथ में। नेक्स्ट बात की गई उनकी एजुकेशनल रिफॉर्म्स के बारे में। सो अब बेसिक एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाइक कि उन्होंने मतलब क्या क्या जो थे वो काम सर अंजाम दिए थे। सो दिस इज समथिंग कि यहाँ पर उनके डिस्कस किया गया एजुकेशनल रिफॉर्म्स के बारे में कि उन्होंने जो था मदरसा बनवाया रेहामिया में, मदरसा रेहामिया दिल्ली में बनवाया और जो उन्होंने अपने फादर के नाम से रखा था शेख अब्दुल रहीम। इस इंस्टीट्यूशन में उनका बेसिकली एम ये था कि वो एक स्ट्रॉन्ग रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड करे जो कि नैरो माइंडेड और करप्शन प्रिवेलेंट माइंडेड को जो था वह बेसिकली इनकाउंटर करे और एक सेल्फ स्टाइल उलमा को वहाँ पे मतलब वो तालीम दे और एक स्कॉलर या रिलीजियस स्कॉलर्स बनाए। फर्दर ये हुआ कि उन्होंने क्रिटिसाइज किया था इकोनॉमिक डिसपैरिटीज़ को और सोसाइटी इम्प्रूवमेंट की उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया और बेटरमेंट के लिए काम करना शुरू किया वर्किंग क्लास की। नेक्स्ट बात थी कि स्पिरिचुअल एंड सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के। अब इसमें क्या होता है बेसिकली कि उन्होंने डिस्कस ये किया कि बेसिकली उन्होंने यहाँ पे एडवोकेट किया था स्पिरिचुअल अवेकनिंग को इंडियन मुस्लिम्स की। उन्होंने एम्फेसाइज किया था इंटीग्रेशन पे मतलब तत्बीक पे और इस्लामिक प्रिंसिपल जो थे उनके रिस्पेक्ट मतलब जितने भी इस्लामिक प्रिंसिपल्स थे आपकी लाइफ के हर पहलू में मौजूद उनको डिस्कस करना शुरू किया। शाह वली उल्लाह ने बेसिकली सपोर्ट की थी इंडिपेंडेंट रीजनिंग में मतलब जो था उनका इज्तिहाद में और उसके अलावा इमिटेशन में उन्होंने आर्ग्यू किया था कि जितनी भी एज है वो प्रेजेंट करिए न्यू चैलेंजेस जिसमें आपको फ्रेश सॉल्यूशंस रिक्वायर है। उनका बेसिकली ये कीन ये था, ये वो बिलीव करते थे कि जो इस्लामिक स्टेट है उसको एक बैलेंस सोशल, इकोनॉमिक और स्पिरिचुअल लाइफ मिल जाए, अदरवाइज उसकी जो लाइफ है वो मतलब गुलामी में ही वो मर जाएंगे। नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पे बात की फिलोसफिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात की गई है उनकी। नेक्स्ट तो दिस इज समथिंग कि यहाँ पे उन्होंने फिलोसफी को अपना प्रैक्टिकल के तौर पे यूज़ किया। उन्होंने यहाँ पे रेनेसांस ऑफ इस्लामिक वैल्यूज़ को एक स्ट्रेस दिया था। रेनेसांस इज समथिंग रीबर्थ, रीन्यूअल। उसके बाद यहाँ पे रीओरिएंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, मुस्लिम्स को माइंड सेट किया गया, उनको इस्टेब्लिश किया गया। उन्होंने इस्टेब्लिश किए न्यूमरस स्कॉलर्स को अक्रॉस द इंडिया ताकि वो डिसमेंटेड नॉलेज को ले सके। और उसके बाद उनका बेसिक ये था कि उनको ये था कि इस्लामिक बिलीफ्स को प्रिजर्व करना है और जो आइडियोलॉजिकल आइडेंटिटी है मुस्लिम्स की वो बिल्कुल अलग है। उन्होंने अंडरस्कोर किया था डिफरेंट उनकी टीचिंग्स को। इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी, हिस्ट्री थी और प्रेजेंट जो था वो मुसलमानों का प्रेजेंट था और उनके फ्यूचर के बारे में डिस्कशंस की गई थी। नेक्स्ट बात की गई है हमारे पास शाह अब्दुल अजीज़। इनका टाइम पीरियड था 1746 से 1824 तक। अब शाह अब्दुल अजीज़ बेसिकली सन थे शाह वली उल्लाह के और उन्होंने बेसिकली प्रोपेगेट किया था अपने फादर की टीचिंग्स को और फिर उन्होंने अडेप्ट किया था चेंज सोशियो पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ इंडिया में। उन्होंने डिक्लेयर किया था इंडिया को एज अ दारुल हर्ब मतलब लैंड ऑफ द वॉर और इसको फिर उन्होंने कहा था कि वो एक जिहाद कर रहे हैं और यहाँ पे डिफरेंट किस्म के इस्लामिक प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड किया जिसके रिगार्डिंग उन्होंने मुस्लिम्स की जो नीड्स थी उनको रिस्टोर करना शुरू किया और जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म था उसको फेस करना भी स्टार्ट किया। नेक्स्ट बात ये कि यहाँ पे उनके एजुकेशनल और रिलीजियस रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया गया। सो दिस इज समथिंग के
शाह अब्दुल अजीज़ ने बेसिकली अपने फादर का वही प्रोसेस और वही मिशन कंटिन्यू रखा था। उन्होंने कुरान पाक को ट्रांसलेट किया उर्दू में, फिर उन्होंने उनकी एक्सेसिबिलिटी बनाई कॉमन मुस्लिम पॉपुलेशन तक। फिर उन्होंने इस्टेब्लिश किया एक सेंटर जहाँ पे मेजर सिटीज़ थी जो स्प्रेड करी थी फ़िलासफ़ीज़ और मोबिलाइज करी थी मुस्लिम कम्युनिटीज़ को। फिर उन्होंने फतवा डिक्लेयर किया, इंडिया दारुल हर्ब को गैल्वेनाइज किया, मुस्लिम कम्युनिटी को उनमें एक गोल ऑफ लिबरेशन और दिया था ब्रिटिश रूल के रिगार्डिंग। पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप के बाद की गई नेक्स्ट, तो इसमें हुआ ये कि उन्होंने बिलीव किया, उनका बेसिकली बिलीव ये था कि जो रिस्टोरिंग है मुस्लिम अथॉरिटीज़ की, वो एक रिलीजियस कॉन्शियसनेस रिक्वायर्ड है विद इन द कम्युनिटी। फिर उन्होंने डेडिकेटेड कमांडर फाउंड किया अपने स्टूडेंट्स के साथ। फिर सईद अहमद बरेलवी जो थे उन्होंने इस पूरी मुस्लिम फोर्स को लीडअप किया, और उनकी जो एफर्ट्स है उसके बाद उनका जो एम था कि वो एक डेमोक्रेटिक इस्लामिक सोशल ऑर्डर क्रिएट कर सकें विद इकनॉमिक इक्वालिटी फॉर सिटीजन। उनकी एफर्ट्स में काम काफ़ी हद तक बेहतर होता जा रहा था। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ डिस्कस किया गया है सईद अहमद शहीद के बारे में। इनका टाइम पीरियड था 1786 से 1831। अब सईद अहमद बरेलवी जो थे उन्होंने इमर्ज किया था एक डायनामिक लीडर के तौर पे, जो कि एग्जीक्यूट किए गए थे फिलोसफी इस्लामिक रिलेटिविज्म में। उन्होंने बेसिकली इनिशिएट किया था शाह वलीउल्लाह और शाह अब्दुल अजीज़ की थ्योरीज और उनकी जो एजुकेशन थी उनको, और उन्होंने बाद में उन्होंने डेलीकेट किया था एक रिस्टेनिंग लॉस्ट ग्लोरी को मुस्लिम्स ऑफ इंडिया के थ्रू देयर प्योर इस्लामिक वैल्यूज़। अर्ली लाइफ एंड सोशल वर्क की बात की जाए सो वो बेसिकली रायबरेली में बॉर्न थे सईद अहमद खान। सईद अहमद ने शो किया था एक अर्ली इंक्लिनेशन टुवर्ड द मैरिटल स्पोर्ट्स एंड सोशल वर्क। उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिकल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से प्रेफर किया और द कन्वेंशनल एजुकेशन, मतलब कि सिर्फ वो थ्योरी पे बेस नहीं करते, वो कहते हैं कि प्रैक्टिकल्स पर भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। फिर उन्होंने इस्लामिक रिगेमेंट बनाई जहाँ पर उन्होंने चाइल्डहुड गेम्स में बच्चों को मतलब कि इन सब चीज़ों में जो था ऐड करना शुरू कर दिया। और उसके बाद उनकी जो लाइफ थी वो एक एफर्ट्स और उसके साथ एक मतलब एक पुअर और डाउन टूडन रिफ्लेक्टिंग के साथ वो मतलब कि रिफ्लेक्ट की जाती है, माँ की जाती है। उनकी जो रिफ्लेक्टिंग है उनकी मतलब जो सोशल रिफॉर्म्स हैं उनके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें बताएगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई जिहाद मूवमेंट के बारे में। तो जिहाद मूवमेंट जो थी वो उन्होंने तो बेसिक मूवमेंट और मतलब सबसे जो थी वो मेजर मूवमेंट्स में से एक थी। अब सईद अहमद बरेलवी ने एक स्ट्रेटजी दी थी इस्लामिक रिवॉल्यूशन के लिए, जिसमें इंटेंसिव ट्रैवल इंक्लूड था अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट, जिसमें उन्होंने मोबिलाइज किया था स्पॉट फॉर जिहाद। और उनका एम ये था कि वो फर्स्टली क्रश करें सिख पावर को जो कि पंजाब में थी बिफोर कॉन्फ्रंटिंग द ब्रिटिश के आने से पहले तक। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक इनिशियल सेक्शन चाहिए अगेंस्ट महाराजा रंजीत सिंह, जहाँ पे उन्होंने उसको भी फोर्स किया। वहाँ पे उन्होंने डिफरेंट किस्म की डिफीट्स फेस की, मैरिज फ्रीडम को फेस किया, द बैटल ऑफ बालाकोट। और फिर वो लार्जली इन सब चीज़ों की वजह से, इन बिट्रेयल की वजह से, इन्फोर्समेंट की वजह से शरीयत के लॉस से उनको कॉन्फ्लिक्ट करने में एक लोकल कस्टम का भी इशू आया। और उसके रिगार्डिंग सब चीज़ें इस्लाम की जो थी ग्रेजुअली वो स्टार्ट होना शुरू हो चुकी नहीं थी। नेक्स्ट फिर दोबारा इसी टॉपिक को हमने कंटिन्यू करना है। सो इसमें बेसिकली दो और स्कॉलर्स को डिस्कस किया गया, सर आगा ख़ान को और मोहम्मद मौलाना अली जौहर को, जो खिलाफत मूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। सर आगा अली ख़ान की बात करें तो इनका टाइम पीरियड है 1877 to 1957 तक का। अब बेसिकली ये जो थे ये लाइक सर आगा ख़ान जो थे वो सुल्तान महमूद शाह मैं कराची में पैदा हुई थी 1877 में, और एक मोमेंटल फिगर है आपकी इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जो कि एक लीडरशिप को सेलिब्रेट करते हैं बोथ इन स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स और रियलम्स। अब इनकी जो लेगेसी है वो मल्टी फैक्टेड है। इन्होंने कंप्लीट डिफरेंट रोल्स 48 इमाम ऑफ शिया इस्माइली मुस्लिम्स, और उसके अलावा एक प्रोमिनेंट स्टेटमेंट इन्फ्लुएंसर थे जो कि सोशियो पॉलिटिकल लैंडस्केप थे इस टाइम के। अब यहाँ पे बेसिकली डिस्कस ये किया गया कि स्पिरिचुअल लीडरशिप्स और मॉडर्न विजन क्या था उनका। सो आगा ख़ान बेसिकली इनहेरिट कर रहे थे
कि वो इमिटेट करें एट द एज ऑफ 8 फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर। उनका जो टेन्योर था वो इमामों के साथ कैरेक्टराइज था, मतलब एक विजनरी अप्रोच थी जिसमें उन्होंने डिफरेंट किस्म के ट्रेडिशनल इस्लामिक वैल्यूज़ को हार्मोनाइज किया था विद मॉडर्न एडवांसमेंट। फर्दर ये हुआ कि उनकी जो एडवोकेशन थी, इंट्रीगेशन थी वेस्टर्न एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को लेकर, सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट को लेकर वो भी मेंटेन रही थी और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन उन्होंने बनाई थी रिगार्डिंग योर इस्लामिक प्रिंसिपल्स। अब उनकी जो डिवल अप्रोच थी उसका एम ये था कि वो मटीरियल प्रोग्रेस को भी फोस्टर करें और साथ में जो मुस्लिम्स हैं उनकी भी जो स्पिरिचुअल और मोरल एथिक्स है उनको भी प्रमोट किया जाए। नेक्स्ट यहाँ डिस्कस किया गया पॉलिटिकल लीडरशिप एंड एडवोकेसी के बारे में। यहाँ पे ये हुआ कि जो पॉलिटिकली आगा खान 3 थे, उन्होंने एक वो की फिगर थे जिन्होंने एडवोकेट किया था राइट ऑफ मुस्लिम्स को इन द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर। अब उनका जो डिप्लोमेटिक एक्यूमेंट था वो ये था कि वो एविडेंटली इंटरेक्शन रखते थे विद द ब्रिटिश अथॉरिटीज़ और लीडरशिप उन्होंने कॉल्मिनेट की थी 1906 में सिमला डेपोटेशन के साथ। उनकी जो डेलीगेशन थी वो सक्सेसफुली कन्वेंस बाय द ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो और उन्होंने ग्रांट सेपरेट इलेक्टोरेट्स भी करवाए। उसके बाद एक माइलस्टोन बना पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर चैंपियन ऑफ मुस्लिम एजुकेशन के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया। मतलब किस तरीके से जो आगा खान थे वो एक स्टोन सपोर्टर रहे था एजुकेशन फॉर द मुस्लिम्स के लिए और उन्होंने किस तरह से फुट स्टेप्स जो थे वो फॉलो किए। उन्होंने फर्दर उनकी एफर्ट्स क्या थी कि उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन दिया मोहम्मद अली ओरिएंटल कॉलेज के बारे में, अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में भी काफ़ी बातें हुई इस दौरान और जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी उसको डिस्कस किया गया था प्रीमियर इंस्टीट्यूशन जो कि एक क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा है एजुकेशन अपलिफ्टमेंट करने में मुस्लिम्स की जो कि इंडिया में रहते हैं। प्रमोशन ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी की बात की उन्होंने। उसके बाद उन्होंने इंटरनेशनल स्टेटमेंट्स को डिस्कस किया जस्ट लाइक के उन्होंने एक इंटरनेशनल स्ट्रक्चर एक सिग्निफिकेंटली जो था वो उसको स्ट्रक्चर किया था कि इसमें उन्होंने रिकोगनाइज किया था कि जो एक वर्ल्ड स्टेट्समैन है उसके लिए एक डिप्लोमेटिक इंटरव्यूअर में एंगेज होना बहुत लाजमी, जैसे कि एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। फिर उनके जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव था और उनकी जो एरिस्टोक्रेटिक कनेक्शंस है यूरोप के साथ, पर्टिकुलरली जो उनका रिलेशनशिप था ब्रिटिश की रियलिटी के साथ, वो एम्पलीफाइड किया गया था उनके इन्फ्लुएंस पर। फिर उन्होंने इनेबल किया था इफेक्टिवली मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को ऑन द वर्ल्ड स्टेज। नेक्स्ट डिस्कस किया गया मौलाना मोहम्मद अली जौहर के बारे में। इनका टाइम पीरियड जो है वो है 1878 टू 1931 तक का। अब यहाँ पे जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर है बेसिकली उन्होंने वो एक टावरिंग फिगर है आपके इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के और उन्होंने बेस्ट जाना जाता है उनकी लीडरशिप की वजह से जो कि उन्होंने खिलाफत मूवमेंट में की थी। 1878 में वो रामपुर में पैदा हुए थे। एक जर्नलिस्ट थे, स्कॉलर थे और फ्रीडम नेशनलिस्ट थे जिन्होंने एक पिवोटल रोल प्ले किया था इंडियन मुस्लिम्स के मोबिलाइजेशन में अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। खिलाफत मूवमेंट को नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस किया गया। तो खिलाफत मूवमेंट बेसिकली एक था वो पैन इस्लामिक पॉलिटिकल कैंपेन थी जो कि लॉन्च की थी इंडियन मुस्लिम्स में इन रिस्पॉन्स टू डिसमेंबरमेंट ऑफ ऑटोमन एम्पायर आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1। मतलब जो सारे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो ऑटोमन एम्पायर पर टर्की पर जो सारे इश्यूज आए थे उसके रिगार्डिंग खिलाफत मूवमेंट लॉन्च की गई थी। और जो मूवमेंट थी इसका एम ये था कि ऑटोमन खलीफा को प्रोटेक्ट करे और उसके बाद जो था वो एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस रखते थे मुस्लिम्स के लिए वर्ल्ड वाइड। और मौलाना जौहर जो थे वो अपने ब्रदर शौकत अली के साथ इस सारे काम को देख रहे थे और उसके बाद उन्होंने इस मूवमेंट में काफ़ी कुछ फेस किया, डिफरेंट किस्म की डिस्टोरेशन फेस की, खिलाफत की जो अथॉरिटी थी उसको देखा, गैल्वेनाइज किया था उसे मैच सपोर्ट पर स्पीचेस दी, राइटिंग दी और उसके अलावा डिफरेंट किस्म के जो प्रोटेस्ट है वो भी ऑर्गेनाइज किया। एनर्जी विद इंडियन नेशनलिज्म की बात की गई नेक्स्ट यहाँ पर। एनर्जी बेसिकली यहाँ पे डिस्कस जो किया गया वो ये कि जो खिलाफत मूवमेंट का जो एक रिलीजियस अंडरपाइनिंग्स थी उसको भी इंटरसेक्ट किया गया। मतलब कि जो बॉर्डर इंडियन नेशनलिस्ट है किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया अगेंस्ट ब्रिटिश और मौलाना जौहर अली की लीडरशिप जो थी किस तरीके से वोट करी थी। टुगेदर देयर डाइवर्स सेगमेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, उसमें आपके हिंदूज थे, मुस्लिम थे और एक कॉमन कोर्स है, जैसे कि जो सिनर्जी थी वो मोस्ट एविडेंट थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की वजह से। और जो मुस्लिम जो मौलाना जौहर थे उन्होंने वर्क किया था क्लोजली विद द महात्मा गांधी जिसमें उन्होंने एक नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस को
एडवोकेट किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसीज। नेक्स्ट बात की गई मैस मोबिलाइजेशन एंड एडवोकेसी के बारे में। सो यहाँ पे भी बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की गई, जैसे कि मौलाना जौहर जो थे उन्होंने एडवोकेट्स किया था कि एक पैशन मेड होना चाहिए उनके लिए, पावरफुल और तारो राइटर्स होने चाहिए, और उसके बाद उनकी जो एडवोकेसी थी वो ये थी कि वो एक्सटेंड करे बियॉन्ड द रिलीजियस इश्यूज़। और सेकेंडली ये कि वो इनकम्पस करते डिफरेंट किस्म के बॉर्डर सोशियो पॉलिटिकल राइट्स को फॉर इंडियंस, जहाँ पे उन्होंने पोजीशंस को यूज़ किया अपनी एज ए जर्नलिस्ट, एज एडिटर और एक प्रोमिनेंट पब्लिकेशन के तौर पे। फिर उन्होंने यहाँ पे द कमोड और हमदर्द जो क्रिटिक उन्होंने वो पब्लिकेशंस करवाई उनकी, जो कि ब्रिटिश पॉलिसीज़ को बारे में थी, और उनके बेसिकली उनको रेजिस्टेंस दे रही थी अमंग देयर मुस्लिम्स। फिर बात की गई उनके चैलेंजेस एंड लेगेसी के बारे में। सो लेगेसी में बेसिकली यहाँ डिस्कस ये किया गया कि किस तरीके से जो डिस्पाइट द इनिशियल स्टेज जो मोबिलाइजिंग स्पोर्ट थी खिलाफत मूवमेंट की, उससे कैसे सिग्निफिकेंट चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल अब इलेक्शन आई खिलाफत की, जिसमें आपके मुस्तफ़ा कमाल जो थे, मुस्तफ़ा कमाल अतुर्क 1924 में उन्हें डिलीट कर दिया गया, सिवियर ब्लो टू द मूवमेंट। उसके बाद देश का डिक्लाइन आ गया। नेवरदलेस उसके बाद क्या हुआ, जो मूवमेंट थी उसने एम्फसाइज किया ऑन मैस मोबिलाइजेशन एंड नॉर कॉर्पोरेशन लीड ग्राउंड वर्क में, बट सब्सिक्वेंट कैंपेन्स आए और उसके बाद जो इंडियन इंडिपेंडेंस थी तो इसकी स्ट्रगल स्टार्ट होगी। मौलाना जौहर अली जो बेसिकली इनकी जो लेगेसी है वो एक अनवेयरिंग कमिटमेंट है जस्टिस और इक्वालिटी में, और उनकी जो एफर्ट्स थी वो खिलाफत मूवमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अल्टीमेटली एक अनसक्सेसफुल और एक अनप्राइमरी एम था, जिसमें उन्होंने हाईलाइट किया था पावर ऑफ कलेक्टिव एक्शंस को और उनकी इम्पोर्टेंस को। और वो एक इंटरफेथ है लाइक आपकी सॉलिडिटी में के फाइट अगेंस्ट कॉलोनियल ऑपरेशंस। ओवरऑल अगर बात की जाए तो इसमें जो डिस्कस किया गया इस पूरे के पूरे टॉपिक में वो ये था कि जो लीडरशिप थी सर आगा अली ख़ान की और मौलाना मोहम्मद अली जौहर की, वो एग्जाम्पलीफाई थी डायनामिक और मल्टीफैक्टेड नेचर थी, एक स्ट्रगल फॉर द मुस्लिम्स राइट और इंडियन इंडिपेंडेंस थी। उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी वो सिर्फ एक पिवोटल रोल शेप नहीं दे रही थी, बल्कि पॉलिटिकल लैंडस्केप्स को भी ठीक कर रही थी। उसके अलावा उसकी फाउंडेशन मतलब एक मुस्लिम कंट्री की, एक मुस्लिम कम्युनिटी की फाउंडेशन को भी लेड अप करती अपनी फ्यूचर जनरेशन्स में, और वो अपने जो थी जस्टिस और इक्वालिटी के क्वेस्ट के लिए मुसलसल वो काम भी कर रहे थे। और उसकी जो लेगेसी की बात की गई वो ये कि उनकी जो लेगेसी थी वो अभी तक इंस्पायर और रेजोनेट थी कंटेम्प्रेरी डिस्कशन में, जैसे कि यहाँ पे लीडरशिप है, यूनिटी और रोल ऑफ रिलीजन है, सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं। इसके साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आने वाली वीडियोज़